शुभ संध्या। सभी को मेरा प्रणाम। मैं डॉक्टर निशान टाक इंटरनेशनल फोरम फॉर प्रमोटिंग होम्योपैथी के हिंदी सत्र के 710 डे पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आप सभी अवगत होंगे कि IFPH फोरम एक अंतर्राष्ट्रीय होम्योपैथी संस्था है जो पिछले कोविड काल से निरंतर दैनिक वेबिनार का आयोजन करता आ रहा है। प्रारंभ में ये अंग्रेजी और मलयालम भाषा में किया जाता रहा, तत्पश्चात राष्ट्रीय भाषा हिंदी में भी आयोजन किया जाने लगा। इस प्रकार के कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य होम्योपैथी के विशिष्ट पहचान के तहत सभी इच्छुक लोगों के साथ होम्योपैथी ज्ञान का साझा करना और सभी के बीच एक सद्भावना को प्रोत्साहित करना। आइए आज के इस बैठक को प्रारंभ करने से पहले हम 1 मिनट का मौन रखें और ईश्वर से मार्गदर्शन प्राप्त करें। धन्यवाद। मैं आप सभी का पुनः स्वागत करता हूँ। मैं आज के इस बैठक में मुख्य अतिथि डॉक्टर श्रीनिवास सर का हार्दिक स्वागत करता हूँ। आज का जो टॉपिक है, स्कोप ऑफ होम्योपैथी इन एक्सप्लोरिंग डायमेंशन क्लिनिकल फॉरेंसिक मेडिसिन। तो मैं सर से आग्रह करना चाहूंगा कि आप अपना व्याख्यान प्रारंभ करें। Good evening. You can hear me and you can see the slide on the screen. Hello. Hello. आप चालू रखिए, आप स्टार्ट कीजिए। Okay, sir. So my topic is exploring homeopathy, and it is related with clinical forensic medicine. So that is my topic, and my uh, mentor and uh, one second. Am I audible, sir? You are Yes, audible. You can continue. Okay. And you have to speak in Hindi. Okay. In between, you can use English, but major language will be Hindi. हिंदी ओके। मैं शुरू करता हूँ। तो मेरा टॉपिक है स्कोप ऑफ होम्योपैथी इन एक्सप्लोरिंग डायमेंशंस ऑफ क्लिनिकल फोरेंसिक मेडिसिन। एंड ये टॉपिक जो है ये हमारे माय मेंटर डॉक्टर नवीन पावस्कर सर, हमारे डायरेक्टर जिम्स के, तो इन्होंने इसके लिए मेरा बहुत सहकार्य किया है, और उन्हीं के जो उनके जो केसेस है और उन्होंने जिस तरीके से वो केसेस ट्रीट किए हैं, ऑल दैट केसेस मैं वो भी प्रेजेंट कर रहा हूँ। और जो कंसेप्ट है, जो मैं पहले आपको कंसेप्ट बताऊंगा, और उसके बाद में मैं इसका ये करूंगा कि विच थिंग्स आर देयर इन दिस पर्टिकुलर टॉपिक। So first, I will start it with this. What is clinical forensic medicine, and how? Am I audible? yes sir, audible. Yes, sir. So जो मेरा मेन जो कंसर्न है वो है क्लिनिकल फोरेंसिक मेडिसिन एंड होम्योपैथी। नाउ ये आपको सुनते ये थोड़ा अचरज रहा होगा कि ये क्या है, ये क्लिनिकल फोरेंसिक मेडिसिन कहाँ, होम्योपैथी कहाँ। तो ये हाउ वी आर गोइंग टू कोरिलेट दिस। So this is the main thing. So first, I am going to explain about clinical forensic medicine. Then I am going to explain about the NCH, that is the NCH guidelines related with this. And then I am going for the actually homeopathic intervention in that. And then how we can treat the poisoning cases. Again I repeat, मैं ये रिपीट कर रहा हूँ कि होम्योपैथी से किस तरीके से होम्योपैथी से पॉइजनिंग की केसेस ट्रीट किया जाता है, ये मैं आपको बताऊंगा। और मैं आपको वो केसेस भी दिखाऊंगा और उसके रिजल्ट्स भी बताऊंगा, उसके रेमेडीज भी बताऊंगा। तो इसमें सब लोगों का इसमें स्वागत है। और दिस इज अ गुड अपॉर्चुनिटी फॉर आई एम गिविंग इट फर्स्ट टाइम। ये हमारे लिए अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि सहानी सर ने हमारे लिए अच्छी अपॉर्चुनिटी रखी है। और मैं थैंकफुल टू अवर डायरेक्टर नवीन पावस्कर सर, उन्होंने भी हमें ये अपॉर्चुनिटी दी है। तो कमिंग टू द पॉइंट अबाउट दिस, आई विल अभी सर दूसरा स्लाइड आ गया क्या? यस सर, आ गए। ओके, थैंक यू।
So then the third slide. So पहले मैं ये चीज बताऊंगा कि आप जब भी फोरेंसिक मेडिसिन का जिक्र करते हैं तो फोरेंसिक पैथोलॉजी का ज्यादा जिक्र होता है. It is related with we can say that it is always related with this thing. ये uh, ज्यादा से ज्यादा ये इससे सो पैथोलॉजी से रिलेटेड है, फोरेंसिक पैथोलॉजी या फिर डेड बॉडी से रिलेटेड टॉपिक ऐसा लगता है. लेकिन नाउ द न्यू थिंग इज अराइजिंग दैट इज क्लिनिकल फोरेंसिक मेडिसिन. एंड इन क्लिनिकल फोरेंसिक मेडिसिन how we are going to see that clinical forensic medicine. So in clinical forensic medicine means that it is this thing अभी आपके स्क्रीन पे है. So clinical forensic medicine, it is a branch of medical sciences and that deals with specifically the cases involving both legal and medical aspect. So how it is legal and medical aspect, and this it is a subspecialty of the forensic medicine now. And this branch, ये branch में um, uh, uh, this is related with this assault, then road traffic, then industrial accident, sexual assault, elder, then spousal and child abuse, abortion, starvation, torture, self-infliction. All these things related with the forensic medicine, and related with that reporting and all these things and the legal aspect, that also covers in clinical forensic medicine. ये तो आपने एक forensic में मतलब आपको पता ही है कि कुछ it is related with the accidents or assault or road traffic accidents, and all these things are there and the neglect is there. So this is there. Another aspect is the most important aspect. Now these cases are increasing like anything, and that is drunkenness, addiction, and the intoxication is there, alcoholism is there. That is also included in the clinical forensic medicine now. And the third is the poisoning. So that may be accidental poisoning, suicidal poisoning, homicidal poisoning, all that things comes under it. And for this clinical forensic medicine, there is a need of expert opinions, specialized skills are there. So this is a new branch, one can say, and now it is helpful in the legal aspect as well as in the treatment and the reporting, and when the case goes in front of the court, at that time it is important. Now see, taking consideration of all these things, NCH ने भी, that is National Council for Homeopathy, you know that now it is changed. जो पहले CCH था अभी वो चेंज हो गया और वो नेशनल कमीशन फॉर होम्योपैथी हो गया. तो नेशनल कमीशन फॉर होम्योपैथी 2020 एक्ट में इसे इंक्लूड किया गया. वो उस एक्ट के अंतर्गत जो नया CBDC पैटर्न आया है, तो उस CBDC पैटर्न में भी इन फोरेंसिक मेडिसिन जो सेकेंड ईयर का जो सब्जेक्ट है उसमें उन्होंने इसका इंक्लूजन किया है. और ये इसको why they are included in this, that is also important, and what is their approach. So NCH guidelines क्या है और NCH क्या इसके बारे में ये करता है. तो that is the understanding of medical, legal and medico-legal obligation to the physicians. That is important. That is the view, or that is the ऐसा मानना है कि NCH का ऐसा मानना है कि ये चीजें होम्योपैथिक फिजिशियंस के लिए मायने रखती है. मेडिकल और लीगल और मेडिको लीगल केसेस, इसके बारे में स्टूडेंट्स को मालूम होना चाहिए, so that when they become doctor, then they can deal with all these things. Another thing is that the practitioner must recognize the medico-legal responsibilities. Now see, our practitioners, होम्योपैथिक प्रैक्टिशनर्स रूरल एरिया में काम करते हैं, फिर तहसील पे काम करते हैं, तो उनके लिए भी है. हमारे these होम्योपैथ्स, दे आर वर्किंग इन गवर्नमेंट सेक्टर और सिविल हॉस्पिटल्स में है, तो उनके लिए भी ये इम्पोर्टेंट है कि मेडिको लीगल केसेस, दे हैव टू हैंडल द मेडिको लीगल केसेस, दे हैव टू नो दैट what is their medico legal responsibility related with this. And another thing is that so they are directly saying that every registered homeopathic medical practitioner
either he is working in private or government, he must know this the medical legal aspect. And another thing is that the proficiency in identifying, diagnosis, and studying and the management protocol related with the chronic poisoning cases. So in the toxicological cases as well as in the forensic sector. In these two cases, it is mandatory और it is important that they should know. होम्योपैथिक प्रैक्टिशनर को ये मालूम होना इसेंशियल है, ऐसा उनका मानना है. नाउ द मेन थिंग इज कमिंग अबाउट द टॉक्सिकोलॉजी. सो रिलेटेड विद द पॉइजन्स, जैसे कि पॉइजन्स के केसेस आते हैं, तो वो पॉइजन्स के केसेस हाउ we are related with homeopathy, the toxicology and homeopathy, that is integration. And they are going to trace on that. A toxicological manifestation of poisons may be a resemblance to either proving or clinical symptoms of certain homeopathic remedies, and that integration they want. So the another thing is that they enhance the comprehension of toxicology and therapeutic principles. So from our remedies, होम्योपैथिक रेमेडी से अगर किस चीज मतलब कोई पॉइजनिंग का केस अगर हम ट्रीट कर सकते हैं या फिर आफ्टर पॉइजनिंग ट्रीट कर सकते हैं, तो दैट इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट. सो दैट थिंग दे आर कंसिडर. And so in relation with that, what they are saying, the management of poisoning within scope of homeopathy, and develop knowledge of Matra Medica by application of knowledge gained by study of toxicology. That is their approach. Now see, the question arises why this type of the knowledge is essential, or why it is important that they are including this new CBDC, and why this knowledge of forensic medicine is important for homeopathy. Now, as the homeopathy is not a registered medical practitioner, homeopath नहीं है और होम्योपैथी का क्लिनिक है, so he is treating the chronic cases and all that, then is it essential that this type of the thing are? So why it is essential? So I am explaining that होम्योपैथी से टॉक्सिकोलॉजी का बहुत गहरा नाता है. अगेन आई रिपीट, टॉक्सिकोलॉजी का और होम्योपैथी का बहुत गहरा नाता है, और ये नाता जो है इट इज इस तरीके से कि होम्योपैथी जो 76 पॉइजन्स from 76 poisons, Dr. Henneman has prepared the medicines, and so due to that, I will explain it in the further slides. तो इसका गहरा नाता है, that is one point is there. Another point is that treating the poisons or the after poisons, the chronic poisoning, in that cases homeopathy is useful and it can give miraculous results. That is another thing. देन इन द आपने अभी सुना होगा कि और अभी अभी आप देख रहे होंगे कि एडिक्शन केसेस में, पर्टिकुलर एडिक्शन केसेस में, जैसे कि डिलीरियंट एडिक्शन है, ओपियम एडिक्शन है, कैनबिस है, अल्कोहल एडिक्शन है, इस ऑल दैट केसेस में होम्योपैथी इस अभी ये इंक्रीजिंग ट्रेंड है एडिक्शन का, और इसके लिए भी फोरेंसिक मेडिसिन का नॉलेज ये इसेंशियल है. देन द अनदर थिंग इज दैट हमारे प्रैक्टिशनर जो है वो रूरल एरिया में प्रैक्टिस करते हैं, तो जब वो रूरल एरिया में प्रैक्टिस करते हैं तो इफ एनी इमरजेंसी कम्स टू, एंड एट द सेम टाइम वहाँ पे अगर उस तरीके की एलोपैथिक फैसिलिटीज नहीं है, तो इन दैट केसेस आल्सो इट इज essential. Then the another thing is that in the social health also our number is more. You know, previously अगर 20-25 साल पहले हमारा नंबर कम था, लेकिन अब हमारा नंबर बहुत ज़्यादा है. So in that case also social responsibility, or the we can say in the social health, our contribution, major contribution is there. And in that area, rural area है, semi rural area, urban area है, तो सी अगर समझो एक्सीडेंट का केस आया या फिर आपका पॉइजन का केस आया, अगर इलेक्ट्रिसिटी बर्न आया, तो इन दैट केसेस ऑलवेज द पेशेंट कैनॉट अप्रोच डायरेक्टली टू द स्पेशलिस्ट और स्पेशलिटी हॉस्पिटल.
it is on the patients अगर पेशेंट का इकोनॉमिक कंडीशन इतना पुअर है तो वो नहीं जाएगा, या फिर वो श्योरली होम्योपैथी पे या फिर अपने लोकल डॉक्टर पे, नॉट होम्योपैथी, अपने लोकल डॉक्टर पे जो कि वहाँ पे बैठा है, उसका जो फैमिली फिजिशियन है जो कि होम्योपैथ है, सिंस ईयर्स ही इज ट्रीटिंग दैट पेशेंट, तो उसके ऊपर रिलाय रहेगा। तो वो एक चीज है। तो इस इन दैट केसेस वी आर हेल्पफुल। एंड अनदर थिंग इज दैट नाउ अंडर द न्यू नेशनल कमीशन फॉर होम्योपैथी गाइडलाइंस में हमें रिपोर्टिंग करना है, सर्टिफिकेट देना है, तो मेडिको लीगल सर्टिफिकेट भी हमें देना है। तो इन मेडिकल लीगल सर्टिफिकेट हम सिकनेस सर्टिफिकेट देते हैं, फिटनेस सर्टिफिकेट देते हैं, मेंटल सर्टिफिकेट देते हैं, अभी हम इंश्योरेंस के भी सर्टिफिकेट्स दे रहे हैं, डेथ सर्टिफिकेट्स भी हम दे रहे हैं। तो इन दैट केसेस आल्सो इट इज इम्पोर्टेंट टू नो द मेडिको लीगल एस्पेक्ट और फोरेंसिक मेडिसिन एस्पेक्ट, इसमें हमें मालूम रहना अत्यंत आवश्यक है जो होम्योपैथ्स के लिए, all homeopaths। और ये तो that is the one side of the coin। Another side is that when there is any cases of professional misconduct और प्रोफेशनल नेग्लिजेंस, इस तरीके के आपके ऊपर कोई केसेस अगर आता है तो उस केस में भी क्या करना चाहिए, किस तरीके से हम वी हैव टू दिस डिफेंस क्या है उसमें, तो ये चीज भी, इसके लिए भी फोरेंसिक का नॉलेज ये इम्पोर्टेंट है। So that is the approach. So why the this knowledge of forensic medicine and toxicology is important and why it is included in syllabus. I think इस मैंने इसको अच्छी तरह से समझाया है। कोई प्रॉब्लम है तो प्लीज आप रेज कीजिए या फिर मैसेज कीजिए। हेलो, you can hear me, sir? Yeah, you are audible. You continue. Okay. Whoever will have the question, they will write on that chat box. Okay, sir. Okay. So then the further thing is that so this is the appendix. Just you see that which certificates we can give now. They have given rights to us to give the certificates. So these are the various certificates are there now, and then the actual approach and the expectation and the these areas which are concerned for homeopathy. And the first approach is a toxicomateria medica, that is teaching toxicology with materia medica, that is integration, and that is toxicology and homeopathy. That is the first approach. Now the second approach is that how the knowledge of toxicology or how the knowledge of poisons that is applied at the time of actual homeopathic practice. That is the main thing is there. And then the another thing is that either the concept is how to prescribe the actual homeo remedy with the homeopathic concept. We are saying individualization, we are saying the primary action, secondary action, Herring's law of cure, everything we are going for that. And then तो आप ये बोल सकते हैं कि अरे ये तो पॉइजन का केस है या फिर ये तो इलेक्ट्रिसिटी का केस है, तो इसको हम कैसे ट्रीट कर सकते हैं, क्योंकि हम तो पूरा डिटेल हिस्ट्री लेते हैं और ये सब करते हैं। तो दैट आल्सो आई विल एक्सप्लेन इन द फर्दर सेशंस, जो फर्दर स्लाइड्स में मैं बताऊंगा कि ये भी चीज हम किस तरीके से कर सकते हैं। नाउ सी दिस इज द अनदर थिंग इज दैट दिस टॉक्सिकोमेट्रिया मेडिका व्हाट आई एम सेइंग, और ये तो ये एक अप्रोच है कि मटेरिया मेडिका को टॉक्सिकोलॉजी और मटेरिया मेडिका इन इंटीग्रेशन अगर ये पढ़ाया जाए तो दिस इज वेरी हेल्पफुल। द रीजन इज दैट मैंने अभी इसमें भी लिखा है कि 76 फूड पॉइजन से डॉक्टर हेनेमन ने रेमेडीज बनाई है, हमारे मास्टर ने इसको यूज किया, और इसके कॉम्बिनेशंस भी है, और कॉम्बिनेशंस के साथ भी अनदर 50 रेमेडीज he prepared that. The concept is that poison in its small dose is act as medicine. So that he used that concept, and he used like anything, and he prepared this much medicine. So you can say that 120 medicines उन्होंने इस तरीके से बनाए हैं कि जो पॉइजन से बनाए हैं,
और पॉइजन्स को पोटेंटाइजेशन करके बनाए। ये स्लाइड में मैंने जो जो रेमेडीज है और जो जो पॉइजन्स है उसका थोड़ा सा ये मैंने लिखा है इसमें। सी करोजिव से सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, एसिटिक एसिड, ये सब ड्रग है और ये सब पॉइजन्स भी है। अभी इरिटेंट्स पॉइजन्स में फॉस्फरस हमारा ड्रग है, उसमें फॉस्फरिक एसिड भी ड्रग है। देन the other is there, that arsenic है, लीड है, मर्क्यूरी, इससे रेमेडीज भी है और इन इट्स क्रूड फॉर्म इट इज one of the dangerous poisons. So in vegetable irritants we can see anacardium है, datura है, opium है, cannabis है, in the spinals it is nux vomica है, and all these are the dangerous poisons, and from that Hahnemann has prepared the medicines and the remedies and the best remedies. And same is aconite, you can see the aconite, it leads to death, dangerous poison aconite, उससे भी रेमेडी बनाया है। हाइड्रोसाइनिक एसिड, you can see that cyanide capsule is within 2 minutes to 10 minutes it leads to death. तो इस तरीके का भी वो भी प्रिसिक एसिड, इट इज वन ऑफ द रेमेडी। सो दिस इज इस तरीके से डेंजरस पॉइजन से रेमेडीज बनाई है। अभी एनिमल में आप देखोगे तो नाजा, दैट इज द प्रिपेयर्ड फ्रॉम द वेनम, then viper bites are lachesis, that is the main thing, the lachesis is there, and apis is there, cantheris is there. So all these things it has to be prepared, and the only concept is potentization, and with the help of potentization all that dangerous effect or the toxic effect is vanished, and it leads to a great remedy. So this ये जो approach है ये and my main approach is related with this is कि अगर टॉक्सिकोलॉजी और मट रेमेडी का एक साथ पढ़ाया जाए तो इट लीड्स टू मोर अंडरस्टैंडिंग. For that I am writing in say in 2006 I wrote this poisons not only killing agent but also healing agent. ये मैंने एक आर्टिकल लिखा था. उसके बाद में I am working on this since 30 years, in last 30 years, and thanks to Dr. Sahani and thanks to our director that they give me platform to express this. आप लोगों के सामने ये रखने का मुझे मौका मिला. और ये जो पॉइजन्स जो मैंने अभी बताया आपको, इसमें आप देख सकते हैं कि द प्रूविंग्स ऑफ लैकेसिस इसके बारे में. तो ये मैंने होम्योपैथी फॉर ऑल में ये मेरा आर्टिकल आया था. उसके बाद में मैंने मेरे बुक में दैट इज माय फर्स्ट बुक विच इज पब्लिश्ड इन 2009, तो उसमें भी मैंने इसका जिक्र किया था. इन लास्ट पेजेस आई wrote on this that it is my approach and I am going for this toxico matra medica. Matra medica should taught, or the toxicology should taught with matra medica. That is my approach and that is my thing. So coming to this is a one part of teaching, and then I am going to the again to the NCH guidelines and how we are how these helpful means toxicology and forensic medicine, and in that there is how there is homeopathy has to be integrated. So in the NCH guidelines, how we can adopt that progressive NCH guidelines, and it is in the sector of poisoning, in the sector of starvation, in the bites, in the injuries, in electrocution, in blast injuries. So in all these sectors we can work. होम्योपैथ कैन वर्क. होम्योपैथी से इन चीज़ों में हम श्योरली पेशेंट्स के बेनिफिट के लिए मीन्स अगर हम होम्योपैथी दे देते हैं तो पेशेंट्स के लिए श्योरली बेनिफिट होगा. अभी और चीज़ें मैं बताऊँ आपको. द सेकेंड अप्रोच इज दैट how the knowledge of homeopathy and the poisons, or how the knowledge of toxicology and poisons that is applied at the time actual homeopathic practice. तो जब हम एक्चुअल पेशेंट्स के सामने और एक्चुअल हम पेशेंट्स को ट्रीट करते हैं तो ये किस तरीके से हम इसको इंटीग्रेट करेंगे और किस तरीके से हम इसको मीन्स अमल में लाएंगे.
ओनली थ्योरी पढ़ना या ओनली पॉइजन पढ़ना या ओनली टॉक्सिकोलॉजी पढ़ना, दैट इज डिफरेंट थिंग. ओनली मैटरमेडी का पढ़ना या मैटरमेडी का बुक पढ़ना, दैट इज डिफरेंट थिंग. बट इन फ्रंट ऑफ पेशेंट, how it is helpful. So in that cases, the first thing is that if you have a knowledge of poison, बिकॉज जैसे कि मैंने बताया कि नियर अबाउट 120 रेमेडीज है. इसका सोर्स जो है वो इस पॉइजन, इसका सोर्स ही पॉइजन है. तो वो पॉइजन अगर हमें पता है तो इट इज मोर हेल्पफुल. वो किस टाइप का पॉइजन है, वो कौन से ग्रुप का है, वो हमें पता चला करोजिव का है, एनिमल का है, या फिर आपका दूसरा इरिटेंट है, वो अगर हमें पता चला तो वो बहुत हेल्पफुल है. और उसके सिम्टम्स कैन मेमोराइज, वी कैन रिकलेक्ट ऑल दिस थिंग्स, एंड देन वी कैन गो फॉर द कोरिलेशन. आपको पता है कि समझो अगर करोजिव्स है तो करोजिव्स का जो प्रॉपर्टी और डिस्ट्रक्शन ऑफ सेल्स है, तो ऑटोमेटिकली इट गोज टुवर्ड्स द माइasthmatic सिफिलिस की तरफ जाएगा. या फिर उसका जो मेन चीज है वो है कॉन्स्टिपेशन है, तो all the acids in that there is a constipation. So this type of the things are there. So if the another example is that if suppose it is irritant poison, say if suppose it is a phosphorus, and in the true phosphorus is always kept in water, and once it comes on the air it leads to the burning, that is phosphorescence effect is there. And in phosphorus remedy there is a burning, it is a trial burner. And so we can relate this type of the things, that is and the irritant poisons which has a property of bleeding. And here in phosphorus remedy you can see that it is one of the remedy for bleeding diathesis. So how it has to be correlated. And in cases of animals you can say that if you can say, take the example of nausea, then that aggressiveness is there, that and the same aggressiveness is seen in the cobra. So by this way we can correlate the things. And this is the say I am saying only just a few examples. ये तो मैंने बहुत छोटे छोटे और बहुत ही स्मॉल एग्जांपल्स आपको दिए हैं. इसके अगर इसको डीप में ये किया जाए तो ये we can see that how the miraculous this properties that arises out of it. जैसे कि मैंने फॉस्फोरस के बारे में कहा, आप फॉस्फोरस पॉइजन पढ़ लीजिए और उसके बाद में आप फॉस्फोरस रेमेडी पढ़ लीजिए, तो आपको पता चलेगा अरे इसमें जो है वही इसमें है. तो दिस टाइप ऑफ द प्रूविंग एंड ऑल दिस थिंग्स यू कैन एंड आपको वो एक नया आनंद और दिस टाइप ऑफ द थिंग्स यू कैन बेटर memorize and you can better apply it. That is the one of the thing is there. Then another thing is this, why this is not moving now. Okay, okay. And this is the one thing. Then another one is that now see actual application. That means how the remedy it has to be given to the patient, and either it is helpful and in which cases it is helpful. That is another more important aspect is there. तो हम मैंने थेरी आपको सब कुछ बता दिया कि ये ऐसा है, आप दोनों बुक पढ़ो, बहुत अच्छा आपको आनंद आएगा, वो तो ठीक है. लेकिन पेशेंट एक्चुअल जब आपके सामने है तो उसका क्या, तो ये मैं आपको बताता हूँ. देयर आर टू केसेस इन पॉइजनिंग पर्टिकुलरली इन एनी केसेस, either it is accident, either it is this homicidal injury, either it is any electric shock is there or anything is there. In that cases, in that there are two aspects are there, and that is one is emergency and another is so called as non-emergency. In that cases we can get. First thing is that in cases of emergency, अभी इमरजेंसी है तो is it possible that a homeopath can or homeopathy can work, or what is the role of homeopathy? So in that cases, if suppose we can give primary treatment, अगर समझो आपके पास एक snake bite आ गया केस, तो अगर you cannot say कि मेरे पास ना जाए और you can wait there only 30 minutes, खाली 30 मिनट है उसके पास, अगर उसको 30 मिनट में एंटी स्नेक वेनम नहीं मिला, इट लीड्स टू डेथ ऑफ अ पेशेंट. So in that cases you are helpless,
but at the same time you can say that you can use a tourniquet, and you can also advise to the proper critical care unit, and you can refer it. So that is your responsibility. In cases of opium, say organophosphorus case, if you, that is the second एग्जाम्पल। अभी ऑर्गेनोफॉस्फोरस का पेशेंट आपके पास है, टिपिकल स्टेगरिंग गेट है, केरोसिन लाइक स्मेल है, फिर वो 3 पॉइंट प्यूपिल है, ये क्लियर केस आपके पास आया है। तो वी कैन से दैट ही इज गिवन हिस्ट्री ऑफ spraying the insecticide in the field। तो ये केस आपके पास आया, तो इन दैट केसेस यू कैन नॉट डू एनीथिंग। So it is, you ask the patient that you remove his clothes, you wash his body, and immediately go to the critical care only for 45 minutes are there way with that, with such type of thing. So in cases of such acute emergencies, we have no role. We cannot treat that type of a thing. That is our limitations, we can say. But the another thing is that is non acute emergency। हर केस इमरजेंसी नहीं है, हर केस पॉइजनिंग का, हर केस जो है वो इमरजेंसी नहीं है। बट इन सर्टन केसेस लेस पॉइजनस कंटेंट, लेस पॉइजनस बाइट्स है, विथ कॉशन वी कैन ट्रीट दैट। स्कॉर्पियन बाइट का केस है, वो ट्रीट कर सकते हैं। ये कैलाट्रोपिस और मार्किंग नट जूस है। in the field you can see, in the rural area में हम देखते हैं कि ये मार्किंग नट जूस जो बिबा बोलते हैं, उसका वो अगर टच हो गया या कैलाट्रोपिस टच हो गया तो उसकी वजह से स्किन रैशेस आते हैं, सीवियर इरिटेटिंग स्किन कंप्लेंट्स है। तो in that cases there is no need that we can directly refer it to the skin specialist, we can treat it। ये हम इसको ट्रीट कर सकते हैं। चिल्ड्रन है, इन्होंने रेसिनस लिया, कैस्टर ऑयल वी कैन क्रश, क्रोटोन टिक सीड्स इसने क्रश कर दिया,